Now it's time to see nephrotic syndrome. Blood flows through endothelium, GBM, and podocytes. There is glomerular capillary wall derangement. It's damaged, so there is increased permeability to plasma proteins. Massive proteinuria, more than 3.5 gram per day. Hypoalbuminemia, less than 3 grams per deciliter का albumin is there in the blood. There is generalized edema, hyperlipidemia, and lipiduria. Protein leakage is there, damage to the capillary wall, albumin escape, decreased albumin level. To compensate the reduced albumin, the liver tries to compensate by increasing its synthesis, but fails. And there is plasma oncotic pressure reduced, that leads to edema. Fluid reabsorb नहीं हो पाता. There is accumulation of the fluid from the blood into interstitium. First seen in the periorbital region where there is loose connective tissue in the morning and pedal edema in the evening. When it gets severe, it causes ascites, pleural effusion. Kidney panic response देता है. Body thinks the volume is low, so it activates the RAS. किडनी का हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हाइपोटेंशन है, जस्ट वॉल्यूम ज़्यादा है ब्लड का. तो देयर इज रास एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, एल्डो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्टिवेशन. सो देयर इज मोर वाटर एंड सोडियम रिटेंशन दैट worsens the edema. Then there is liver along with producing, trying to compensate for the albumin, it also produces lipids, and there is increased cholesterol, LDL, VLDL, decreased HDL sometimes. There is lipiduria, fat will leak into urine and it will be seen as oval fat bodies in the urine. Fatty cast will be there. So all this we know the table. The complications of nephrotic syndrome are infections because immunoglobulins भी लॉस हो जाता है यूरिन में. तो स्टाफिलोकोकाई निमोकोकस का इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है. हाइपरकोगुलेबिलिटी, इसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है, ये भी थ्रोम्बिन का मतलब है कोगुलेशन कराना, और एंटी थ्रोम्बिन का मतलब है कि कोगुलेशन नहीं करे. इट्स ब्लड का थिनर. तो ब्लड थिनर अगर लॉस हो गया तो कोगुलेशन बढ़ जाएगा ना. सो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस दिख सकता है, ये डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है. प्रोटीनूरिया सिलेक्टिव हो सकता है, फिर नॉन सिलेक्टिव हो सकता है. सिलेक्टिव वाला एमसीडी में मिनिमल चेंज डिसीज में दिखता है, और नॉन सिलेक्टिव सीवियर डिसीज में हो जाता है. कॉजेस कैन बी इन चिल्ड्रन. एमसीडी मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में बिग 3 होते हैं. एफएसजीएस फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है, फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है, फिर एमसीडी व्हिच इज लेस कॉमन इन एडल्ट्स. ठीक है, तो चिल्ड्रन में एडल्ट्स में देख लिया क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के. सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल है. कितने लोगों को डायबिटीज होता है? इट इज अ सेकेंडरी कॉज फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिससे कि ग्लाइकेशन ऑफ द प्रोटीन हो जाता है और वो ब्लड यूरिन में से चला जाता है. एमाइलोइडोसिस और एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटिस, इन्फेक्शंस, ड्रग्स लाइक एनसाइड्स, पेनिसिलिन. ठीक है, तो फूड प्रोसेस जो है, दैट इज पोडोसाइट जो है, प्राइमरी जो पोडोसाइट होता है, उसका जो फूड प्रोसेस है, पेडिसिल, उसका इफेक्टमेंट हो जाता है, यानी वो फ्लैट हो जाता है. उससे मिनिमल चेंज डिसीज होता है, एमसीडी. जब सब एपिथेलियल इम्यून डिपॉजिट हो जाता है, यानी पोडोसाइट की तरफ जब एपिथेलियल इम्यून डिपॉजिट हो जाता है, तो मेम्ब्रेनस वाला डिसीज हो जाता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. और जब पोडोसाइट पूरा लॉस हो गया, विसरल एपिथेलियम लॉस हो गया, उसमें स्क्लेरोसिस हो गया, कोलेजन ईसीएम डिपॉजिशन हो गया, दैट इज एफएसजीएस. सो व्हाट इज एमसीडी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लीड करता है एमसीडी, मिनिमल चेंज डिसीज. उसमें पफी फेस इन द मॉर्निंग, फ्रॉथी यूरिन दिखेगा, इतना सारा एल्बुमिन जा रहा है यूरिन में, नो हेमाटूरिया. इसमें हेमाटूरिया नहीं है. ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डिसीज स्पेसिफिक नहीं है, बट सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करो, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा खाओगे तो ज्यादा वाटर रिटेंशन होगा. डायूरेटिक्स ले लो एडिमा के लिए, एसी इनहिबिटर ले लो प्रोटीनूरिया कम करने के लिए. स्टैटिन्स ले लो लिपिड को कम करने के लिए. एंटीकोगुलेंट्स ले लो इफ नीडेड, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 का लॉस हो गया है, तो कोगुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो एंटीकोगुलेंट लेना है, स्टेरॉइड लेना है, स्पेशली इन एमसीडी. क्यों लेना है वो कमेंट्स में देख लो. तो ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है. आगे अभी क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाई डज एडिमा वर्सन डिस्पाइट फ्लूइड ऑलरेडी बीइंग इन टिश्यू? रास एक्टिवेटेड हो गया है, तो और एडीएच सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, और एडीएच भी रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम हाइपरकोगुलेबल क्यों होता है? सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया में डिफरेंस, लिवर इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. व्हाई? और व्हिच लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस प्राइमरीली डैमेज्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ग्लोमेरुलस का सब एपिथेलियल वाला जो रीजन है वो अभी देखना है. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पहले तो अभी हम जाके देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इन्होंने क्या बताया? ये सब देख लिया. ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल जो कि एंडोथेलियम, जीबीएम और पोडोसाइट से बनता है, वो साइज और चार्ज बैरियर है जहां से प्लाज्मा फिल्ट्रेट पास होता है. तो इसमें अगर परमिएबिलिटी बढ़ गया, इस कैपिलरी वॉल में एंडोथेलियम भी है, जीबीएम भी और पोडोसाइट भी है, ऑलवेज रिमेंबर. तो यहां से ड्यू टू स्ट्रक्चरल फिजिको केमिकल अल्टरेशन परमिएबिलिटी बढ़ गया, तो प्रोटीन का लॉस हो जाएगा, यूरिनरी स्पेस में प्रोटीन यूरिया हो जाएगा. अब हाइपोवोलेमिया एनहांस्ड रेनिन सिक्रेशन, किडनी को लगता है उसका परफ्यूजन कम हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया. फिर सिक्रेशन ऑफ नाइट्रेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, पेप्टाइड रिलीज होता है. सॉफ्ट एंड पिटिंग एडिमा होता है. पेरिऑर्बिटल रीजन में मोस्ट मार्केट एंड डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ बॉडी. इफ सीवियर प्लूरल एफ्यूजन और एसाइटिस हो सकता है, देन देयर इज ग्लोबुलिन्स भी कुछ डिसीज में एक्सक्रीट हो जाते हैं. सिलेक्टिविटी ऑफ प्रोटीनूरिया, मतलब रेशियो ऑफ लो टू हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन इन, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और हाई वाला है ग्लोबुलिन. तो सिलेक्टिविटी ऑफ प्रोटीन यूरिया में क्या? सिलेक्टिव में लो मॉलिक्यूलर वाले एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन. और पुअरली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में ग्लोबुलिन इन एडिशन टू एल्ब्यूमिन व्हिच इज हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलिन, ठीक है, वो भी एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये सब अच्छे से देख लिया था हमने. नेफ्रोटिक पेशेंट्स आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स चले गए. थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन क्योंकि हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो रहा है, एंटी थ्रोम्बिन 3 का लॉस हो गया, लॉस ऑफ एंडोजीनस एंटीकोगुलेंट. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वाले जो पेशेंट है, इन्होंने हाइपरकोगुलेबल स्टेट है इनमें, तो दैट इज अ मोस्ट ऑफन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस हाइपरकोगुलेबल स्टेट, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स विद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. क्या है इसका मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस? इट इज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस. ठीक है. पैथोजेनेसिस हमने देखा, बच्चों में क्या है दिक्कत, बूढ़ों में क्या है आई थिंक वो देखा नहीं, आगे चलते हैं. बच्चे में लाइक यंगर देन 17 इयर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑलवेज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाय लीजन प्राइमरी टू किडनी. अमंग एडल्ट इन कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिसीज. तो यहाँ पे प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज और सिस्टमिक डिसीज बारे में बताया. प्राइमरी में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, मिनिमल चेंज डिसीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एंड डेंस डिपॉजिट डिसीज. अदर प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल, प्योर मेसेंजियल, आईजी नेफ्रोपैथी, ये सारे देखने. एंड सिस्टमिक डिसीज लाइक सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिसीज क्या होता है? डायबिटीज वाला, एमिलोइडोसिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटिस, ड्रग्स के कारण, हीरोइन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फेक्शंस है, मैलिग्नेंट डिसीज है, मिसलेनियस, बी स्टिंग एलर्जी, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस. ठीक है. मोस्ट कॉमन सिस्टमिक कॉज ये है. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्लोमेरुलर लीजन कौन सा है? एनसीडी और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और प्राइमरी और इडियोपैथिक एफएसजीएस, ये 3 इंपॉर्टेंट है. जो ये पर्टिकुलर एनसीडी इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन इन और ओल्डर एडल्ट्स, और जो प्राइमरी एफएसजीएस है एट ऑल एजेस. अभी देखना है मेम्ब्रेनस जो कि बच्चों में होता है काफी ज्यादा.
MCD मिनिमल चेंज, यानी हमें कोई लाइट माइक्रोस्कोपी पे पोडोसाइट का हमें डैमेज नहीं दिख रहा, रादर देयर इज पोडोसाइट का जो फुट प्रोसेस है उसका कोलैप्स, मतलब उसका इफेसमेंट दिखता है, बस देयर इज अ फ्लैटनिंग ऑफ द पोडोसाइट. मिनिमल चेंज, नो चेंज ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, दिस इज विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. उसके फुट प्रोसेस कोलैप्स हो रहे हैं, साइलेंट प्रोटीन लीक हो रहा है, और स्लिट डायफ्राम ये भी थोड़ा कोलैप्स हो रहा है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन पोडोसाइटोपैथी और स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिव. इसमें स्टेरॉइड देते हैं वो डिसीज ठीक हो जाता है. वायरल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, एलर्जी, हॉजकिन लिम्फोमा, ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं. और इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है. अर्लियर थॉट कोई इम्यून रोल नहीं है, लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नेफ्रिन जो कि स्लिट डायफ्राम का प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गया तो ये नेफ्रिन डिसरप्ट हो जाएगा, स्लिट डायफ्राम ब्रेक हो जाएगा, यानी पोडोसाइट का इंजरी हो गया. फुट प्रोसेस इफेसमेंट मतलब फुट प्रोसेस फ्लैटन हो गया, रिट्रैक्ट हो गया और उसका लूज आर्किटेक्चर, नॉट फ्यूजन, एक्चुअली साइटोस्केलेटन उसका कोलैप्स हो जाता है. तो देयर इज लॉस ऑफ फिल्ट्रेशन सेलेक्टिविटी, चार्ज बैरियर ये लॉस्ट हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो साइज बैरियर भी लूज हो जाएगा, अफेक्टेड पार्शियल इफेक्ट, एल्ब्यूमिन लीक आउट हो जाएगा. लाइट माइक्रोस्कोपी पे नॉर्मल ग्लोमेरुलाई दिखेंगे, दैट मींस मिनिमल चेंज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मिनिमल चेंज. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे डिफ्यूज फुट प्रोसेस इफेसमेंट मिलेगा, लाइक इफेसमेंट इज रिट्रैक्शन, फ्लैटनिंग एंड व्हाट लूज आर्किटेक्चर. नो इम्यून डिपॉजिट्स और जीबीएम नॉर्मल मिलेगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल मिलेगा, इम्यून डिपॉजिट नहीं मिलेंगे. इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है, समटाइम्स माइल्ड आईजीजी स्टेनिंग है, वो तो याद नहीं रखना है. एमसीडी में बेसिकली फ्लैटनिंग, रिट्रैक्शन और चिल्ड्रन में सडन ऑनसेट एडिमा, पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग, फ्रॉथी यूरिन, ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. रीनल फंक्शन नॉर्मल है, ठीक है, लिपिड्स बढ़ रहे हैं, बीपी नॉर्मल है, हेमाटोरिया नहीं है, प्रोटीन यूरिया मैसिव है बट सिलेक्टिव है, एल्ब्यूमिन बस जा रहा है. और स्टेरॉइड्स का ड्रामेटिक रिस्पांस क्यों है देखते हैं, रुको. रिलैप्स कॉमन होता है, कैन बिकम स्टेरॉइड डिपेंडेंट और स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, रेयरली प्रोग्रेसिव होता है और रेयरली प्रोग्रेसिव टू एफएसजीएस, और एसोसिएशन है उसका हॉजकिन लिम्फोमा जो कि हमने ट्रिगर देखा था, जो कि साइटोकाइन मीडिएटेड पोडोसाइट इंजरी कराता है. अदर आर दीस. अब ओनली चार्ज बैरियर लॉस्ट है, इसलिए सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है. सो नेगेटिव चार्ज रिपेल, तो लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा. अगर ये साइज बैरियर भी लॉस्ट हो जाता तो ग्लोबुलिन भी चले जाते जिसकी साइज बड़ी है. अभी इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हेमाटोरिया नहीं है, जीएफआर ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए बीपी नॉर्मल है. मेम्ब्रेनस मिनिमल चेंज डिसीज में नॉर्मल बीपी है, जीएफआर में कोई चेंज नहीं आया है, इम्यून मीडिएटेड है, इसलिए गुड स्टेरॉइड का रिस्पांस हो रहा है, ठीक है. एनसीडी में चिल्ड्रन में होता है, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सारा कुछ जल्दी से देख लो. 4 ईयर का बच्चा है, पफी आइज है, अब मेरे पास ओपीडी में आ गया, मैं मेडिसिन एमडी कर रही हूँ, बच्चा है, आंख सूजे हुए, हेमाटोरिया नहीं है, नॉर्मल बीपी है, हेवी प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, और सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, उसको स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिल गया और डायग्नोसिस था एमसीडी मिनिमल चेंज डिसीज. अब आगे अब इसके क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज प्रोटीन यूरिया सिलेक्टिव, क्योंकि चार्ज बैरियर लॉस्ट हो गया है, पोडोसाइट का इंजरी है, वो नेफ्रिन पे और एंटीबॉडी आ गए हैं. व्हाई एलएम नॉर्मल बट ईएमएफ नॉर्मल. लाइट माइक्रोस्कोपी ग्लोमेरुलाई और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा क्लियर, लाइक ज्यादा पावर वाला होता है वो. नो हेमाटोरिया क्यों है, व्हाई स्टेरॉइड्स वर्क सो वेल, इसका आंसर मैं बाद में दूंगी. अभी देखती हूं व्हाई स्टेरॉइड्स वर्क सो वेल इन एमसीडी. मैकडॉनल्ड्स, they act as powerful rapid acting immunosuppressants, अच्छा, that directly target the immune system का dysfunction which causes the kidney damage in this condition. अच्छा, जो कि immune system जो कि हमारी किडनी को खराब कर रहा था, डायरेक्ट उसी टारगेट को हमने खराब कर दिया, लाइक उसी पे हमने ट्रिगर कर दिया. Steroids bind to receptors on these immune cells and turn down this immune activity. Direct anti-inflammatory action, steroid reduce production of proteins that cause inflammation such as cytokines. They reduce those cytokines. Steroids, particularly prednisolone, help stabilize kidney cells and quickly stop massive protein loss that causes hallmark swelling in MCD patients. ठीक है. अभी हम देख रहे हैं एफएसजीएस. उसके पहले वी हैव टू सी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का क्या हाल चल रहा था. सो देयर इज नहीं, हमने अभी मिनिमल चेंज डिसीज देखा है जिसमें इफेसमेंट है, ठीक है, और क्या है, मोर इन चिल्ड्रन 2 to 6 years, समटाइम्स फॉलोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और रूटीन प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्टिक इम्यूनाइजेशन, ऑटो एंटीबॉडी मीडिएटेड पैथोजेनेसिस है अगेंस्ट नेफ्रिन, ठीक है. देन uniform diffuse effacement of foot process, flattening, retraction, swelling of foot process which is result of a collapse of their central actin cytoskeleton. Central actin cytoskeleton ये नहीं बचता तो वो पोडोसाइट का जो फुट प्रोसेस है तो ये सब कुछ हो जाता है. फुट प्रोसेस इफेसमेंट मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में भी मिलता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी मिलता है. However, it occurs at later stages of disease and in context of significant architectural distortion of glomerulus. It is only when effacement is associated with normal glomeruli by light microscopy that the diagnosis of MCD can be made. Cells of PCT often laden with lipid and protein reflecting tubular reabsorption of lipoproteins passing through diseased glomeruli. Hence the historical name lipoid nephrosis for this MCD वाला disease. ठीक है, ठीक है. ड्रामेटिक रिस्पांस टू कॉर्टिकॉइड थेरेपी इज इंपॉर्टेंट इन एमसीडी. मैकडॉनल्ड्स में गए, स्टेरॉइड ले लिया, ऐसा कर लो. रीनल फंक्शन है, इट्स रिमेन स्टेबल. प्रोटीन यूरिया हाईली सिलेक्टिव टू एल्ब्यूमिन. Protein urea recurs in significant proportion of patients and disease sometimes becomes steroid dependent or steroid co-resistant and or progresses to FSGS. Long term prognosis excellent and even steroid dependent disease may resolve when children reach puberty. Adults may they are slow to respond but their long term prognosis is excellent. और steroid dependent and frequently relapsing disease जो होता है that has been reported to respond well to B cell depletion therapy. और ये Hodgkin lymphoma से भी associated है in adults, other lymphomas and leukemias. Vaccination infection हमने देख लिया था. And it has also been described associated with NSAID therapy. अच्छा, देखो MCD में A में तो हमें glomerulus stained with periodic acid, skip stain. Note the basement membrane and absence of proliferation. Basement membrane देखो और यहाँ पे कोई proliferation नहीं है. यहाँ पे हमें diffuse podocyte foot process effacement जहाँ पे arrows है, देखो ये वो चीज़.
डिफ्यूज पोडोसाइट फुट प्रोसेस इफेसमेंट मिल रहा है हमें. And there is absence of electron dense deposits and slit diaphragm loss. What is OL? OL is for CL or OL? Capillary lumen. This is capillary lumen. यहाँ पे ग्लोमेरुलस में IgG सटल फाइन पंक्चुएट स्टेनिंग ऑफ पोडोसाइट. यार ये तो समझ नहीं आ रहा जाने. सटल फाइन पंक्चुएट स्टेनिंग ऑफ पोडोसाइट. ठीक है व्हाटएवर. अभी FSGS देखना है. उसके पहले डायरेक्ट हमने MCD देख लिया था मिनिमल चेंज. उसके पहले मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी देखना था. दिस इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. ठीक है. तो हम बिटवीन GBM एंड पोडोसाइट सब एपिथेलियल रीजन में गए हैं. सब एपिथेलियल स्पेस में डैमेज इज हैपनिंग आउटसाइड कैपिलरी ल्यूमेन. सो इन्फ्लेमेशन इज मिनिमल, नेफ्रोटिक नॉट नेफ्राइटिक. मेम्ब्रेनस है दैट मींस GBM थिकन्ड है और इट्स अ किडनी डिसीज. सो GBM बिकम्स थिक ड्यू टू डिपॉजिट्स. अब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स आ सकता है, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स आ सकते हैं एंड दैट लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द पोडोसाइट एंटीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PLA2R M टाइप फॉस्फोलाइपेज. इट्स अ फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर का एंटीजन. In situ immune complex formation, antibody binds to antigen right there on the podocyte ka surface, and it's not circulating, it's formed there, then there is complement activation. Okay, that will lead to cell lysis, podocyte injury, subtle but chronic, no major neutrophil, no inflammation. ठीक है, इसमें complement activation है, immune complex सब epithelial space में deposition हो रहा है, और podocyte try to cover the deposit, lay down new GBM material, they form the spikes. ठीक है, GBM react करता है उससे कि वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए GBM, to cover the deposits in the sub epithelial space. तो ये से spiky structure मिलता है, लेकिन फिर भी प्रोटीन लीक आउट हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा. लाइट माइक्रोस्कोपी में पहले तो GBM थिकनिंग मिल रहा है, जहाँ पे भी डिपॉजिट है इम्यून कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पे GBM ट्राइंग टू रिकवर दोज डिपॉजिट्स. सो उससे थिकनिंग है, नो हाइपर सेलुलैरिटी. अर्ली स्टेज में लुक नॉर्मल. स्पेशल स्टेन सिल्वर स्टेन है, GBM स्टेन्स ब्लैक और डिपॉजिट डोंट स्टेन, एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ स्पाइक एंड डोम. ओके, सो स्पाइक एंड डोम इज नथिंग बट द GBM का थिकनिंग एंड द पोडोसाइट का उधर से दिखना, दैट इज डोम शिफ्ट. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डेंस डिपॉजिट्स दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स सब एपिथेलियल लोकेशन में. और फुट प्रोसेस एलिफेसमेंट हमें लेटेस्ट स्टेज में दिखता है. इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रैन्युलर IgG-C3 मिलेगा. इट्स नॉट लीनियर क्योंकि एंटी-GBM डिसीज नहीं है. जो पोडोसाइट का जो एंटीजन था फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आया है. इमेजिन रोड इज द GBM, वहाँ के जो स्पीड ब्रेकर्स है वो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, और जो पोडोसाइट्स हैं दे आर ट्राइंग टू कवर देम, तो वो स्पाइक्स फॉर्म कर रहे हैं. जो पोडोसाइट्स होते हैं ना वो इम्यून कॉम्प्लेक्स को ऐसा कवर कर रहे हैं, इट्स फॉर्मिंग द स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर. और जो GBM का थिकनिंग है इट इज लुकिंग लाइक द डोम शेप वाला. प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. मेम्ब्रेनस यानी थिकनिंग ऑफ द GBM. प्राइमरी 75% लोगों में तो ऑटोइम्यून है, PLA2R एंटीबॉडीज बन जाते हैं. सेकेंडरी में ड्रग्स है, ड्रग्स के कॉजेस है, कैप्टोप्रिल भी है, AC इनहिबिटर, और इन्फेक्शंस भी है, ऑटोइम्यून भी है, मैलिग्नेंसी भी कॉज कर सकता है. या इसमें प्रोटीनूरिया सिलेक्टिव, वाइज प्रोटीनूरिया नॉन सिलेक्टिव. तो डैमेज स्ट्रक्चरल बिग होल बनते जा रहे हैं, जैसे कि छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाला और बड़ा मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन लॉस हो रहा है. तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है? इट इज इंसिडियस इन ऑनसेट. नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें माइल्ड हेमेटूरिया हो भी सकता है, नहीं भी माइल्ड हाइपरटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी. स्लो प्रोग्रेशन है, पुअर स्टेरॉइड रिस्पांस. हमने MCD में मैकडॉनल्ड्स में स्टेरॉइड दिया था, लेकिन इसमें पुअर स्टेरॉइड रिस्पांस है. 40% रिमिशन पॉसिबल रिलैप्स, सम प्रोग्रेस टू CKD ESRD. और कॉम्प्लिकेशन हमने देखा ड्यू टू हाइपरकोगुलेबल स्टेट, क्योंकि इसमें एंटीथ्रोम्बिन 3 चला जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट चला जाता है, तो कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है. सो एक 50 ईयर का एक मेल है, एडिमा है, हेवी प्रोटीनूरिया है, दोनों जा रहे. एल्बुमिन भी जा रहा, ग्लोबुलिन भी जा रहा, नो हेमेटूरिया, पुअर स्टेरॉइड. तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हमने देख लिया. और उसको क्या था, कॉज क्या क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस B वायरस, ड्रग्स हो सकते हैं. ठीक है, स्पाइक एंड डोम स्ट्रक्चर. अब जो है ना स्पाइक एंड डोम, हम ताजमहल चले जाते हैं, वहाँ पे डोम है और उसके आजू बाजू में ऐसे बड़े बड़े पिलर है, तो वो स्पाइक्स याद करते हैं. और लेट अस कॉल इट मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. ताजमहल को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी बोल देते हैं, शिरडी के मैकडॉनल्ड्स को हम बोल देते हैं MCD. ठीक है, जहाँ पे क्या दिखता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, सॉरी MCD मिनिमल चेंज डिसीज में हमें बस पोडोसाइट नेफ्रिन खराब हो गया. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. इट इज इंसिडियस नॉट सो पेशेंट डजंट क्रैश सडनली, दे स्लोली नोटिस. इंसिडियस मतलब धीरे धीरे होता जा रहा है. एडिमा है पेरिऑर्बिटल, प्रोग्रेसेस टू पीडल और जनरलाइज एडिमा कॉल्ड एज एनासरका. ठीक है, हेवी प्रोटीनूरिया नॉन सिलेक्टिव वाला. ठीक है, याद रखना जो MCD है मिनिमल चेंज डिसीज उसमें सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया था, लेकिन यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव है. फ्रॉथी लिपिडूरिया भी है, ओवल फैट बॉडीज, हाइपोलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया भी है, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक फाउंड ऑन लैब डायग्नोसिस. माइल्ड हेमेटूरिया भी मिल सकता है, माइल्ड हाइपरटेंशन भी है, स्टेबल रीनल फंक्शन इनिशियली, अनलाइक नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नो अर्ली रैपिड राइज इन क्रिएटिनिन. ठीक है, इनिशियली स्टेबल रीनल फंक्शन है, लेकिन बाद में वर्सन हो सकता है. लेकिन जो MCD था उसमें इट्स ऑफन रीनल फंक्शन इज स्टेबल इन देयर. इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपरकोगुलेबिलिटी, इन्फेक्शंस, और क्लू टू सेकेंडरी कॉज मैलिग्नेंसी देखो, पेशेंट का वेट लॉस है क्या, क्रॉनिक कफ है क्या, GI सिम्पटम्स कुछ दिख रहे हैं क्या, इन्फेक्शंस देखो, हेपेटाइटिस B C का हिस्ट्री लो, फिर ड्रग्स देखो कौन कौन सा यूज कर रहा है, ऑटोइम्यून डिसीज है क्या उसको, ये भी देखो. अब ये सारे क्वेश्चंस देख लेना. और ये जो है हमने देखा था MCD चिल्ड्रन में होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ये थोड़ा एडल्ट्स में दिखता है, ओल्ड एज वाला, मिडिल एज या फिर एल्डरली में दिखता है, और सभी में FSGS है. ठीक है, इसके आंसर्स देखो अभी. वाइज एडिमा प्रोमिनेंट बट हेमेटूरिया मिनिमल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. प्रोटीनूरिया नॉन सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि डैमेज जो है ज़्यादा है, उसमें थोड़ा बिगर होल्स बन रहे हैं, GBM थिकनिंग हो रहा है. रीनल थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस कॉमन इन ये MN क्यों है? क्रूज एज सेकेंडरी. रीनल फंक्शन प्रिजर्व्ड अर्ली क्यों है? बाद में हमने ये MCD देखा था, MCD देख लिया. अभी हम जाके देखेंगे MN में क्या क्या मिल रहा है. कैपिलरी वॉल में ना पूरा एंडोथेलियम आ जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट, सब कुछ इस सबका थिकनिंग है.
अब ये थिकनिंग तो हो रहा है इसमें, ठीक है, डिपोजिशन हो रहा है सारा, ये एंटीजन वाला कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये लीकी क्यों हो रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स इन ग्लोमेरुलाई, मतलब फ्यू न्यूट्रोफिल मोनोसाइट ग्लोमेरुलाई है। और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये मेम्ब्रेन अटैक करता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एमएसी of complement may be detected in lesion, but its role in pathogenesis is unclear. Here there is uniform diffuse thickening of the glomerular capillary. Irregular electron dense deposits containing immune complexes between basement membrane overlying epithelial cell with effacement of podocyte foot process. Basement membrane material is laid down between these deposits by the podocytes. मतलब जो पोडोसाइट्स है ना, वो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के मटेरियल को बनाते हैं और ये एज अ इरेगुलर स्पाइक प्रोट्रूड करते हुए दिखते हैं, अपीयरिंग एज इरेगुलर स्पाइक्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द जीबीएम, लेकिन ये पोडोसाइट्स बना रहे हैं, सिल्वर स्टेन से दिखता है ये। These spikes thicken to produce dome-like protrusions after the immune complex. These spikes they thicken to produce dome-like protrusions after the immune complex formation subsides and eventually close over the immune deposits, burying them within a markedly thickened irregular membrane. क्लिनिकल फीचर्स देख लो, इंसिडियस ऑनसेट है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी देख लो यहाँ पे, एपिथेलियम विद इफेस्ड पोडोसाइट्स, इफेस्ड यानी फ्लैट रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट एंड रिट्रैक्टेड पोडोसाइट्स, thickened basement membrane, और ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। A is the silver stain marked diffuse thickening of capillary wall। ये जो कैपिलरी का जो वॉल है इसका मार्क्ड थिकनिंग मिल रहा है हमें विदाउट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, सिल्वर स्टेन, और कोई हमें सेल का प्रोलिफरेशन नहीं दिख रहा है। देयर आर प्रोमिनेंट स्पाइक्स ऑफ सिल्वर स्टेनिंग मैट्रिक्स, ये स्पाइक्स हैं सिल्वर स्टेनिंग मैट्रिक्स के, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन लैमिना डेंसा टुवर्ड द यूरिनरी स्पेस विच सेपरेट एंड सराउंड डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स लाइक एफिनिटी डिपॉजिट। इसमें हमें डिपॉजिट्स मिल रहे हैं अलॉन्ग द एपिथेलियल साइड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इफेसमेंट ऑफ द, ये भी देखना है, इफेसमेंट ऑफ कैपिलरी ल्यूमेन एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, व्हाट इज यूएस यूरिनरी स्पेस, ओके। देखो इफेसमेंट है ये एपिथेलियम का, ठीक है। आईजी देखो ये, ठीक है। नाउ वी विल सी एफएसजीएस,